हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स, या फिर मैं कह सकता हूँ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स देखेंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन हमने कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो गैसेस पाई जाती हैं, वाटर वेपर पाई जाता है, और डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज ये हमारा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। 3 ही लेक्चर्स का चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा ही है। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर समझेंगे। तो आपको मैं बता दूं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है, अर्थ है। तो अर्थ से जब ऊपर की तरफ आप जाओगे तो सबसे पहले जो लेयर आती है उसको ट्रोपोस्फेयर, दूसरे नंबर पर आती है उसको स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरे पर जो आती है मीजोस्फेयर बोलते हैं, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एग्जोस्फेयर। इनको याद करने की एक ट्रिक है, आप चाहो तो क्रम से इनको याद कर सकते हो। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक का नाम है टसम-टी। ट्रिक का नाम क्या है? टसम-टी। कैसे? देखो, टा का मतलब है ट्रोपोस्फेयर, सा का मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर, मा का मतलब है मीजोस्फेयर, फिर टा का मतलब है थर्मोस्फेयर, और ई का मतलब है एग्जोस्फेयर। सबसे लास्ट में जो है वो एग्जोस्फेयर है। और वैसे भी आपको पता है एग्जिट का मतलब बाहर। तो यहाँ पे एग्जोस्फेयर के बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? स्पेस। अपनी जो एग्जोस्फेयर वाली लेयर है ये मर्ज हो जाती है किसके साथ? स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो टसम-टी से याद रखना। सबसे पहले ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, बीच में है मीजो। वैसे भी आप देखो तो 2 ऊपर और 2 नीचे, बीच में मिडिल। मिडिल मतलब एम, एम में मीजोस्फेयर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्रम से याद रखना है। तो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर में अलग अलग क्या पाई जाती हैं? लेयर्स पाई जाती हैं, और हर लेयर की अलग अलग डेंसिटी होती है। शुरुआत की जो लेयर्स होती हैं उनकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऊपर वाली जो लेयर्स होती है उनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है। और हर लेयर में अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं। किसी लेयर में टेम्परेचर ऊपर जाने के साथ साथ बढ़ता है, किसी लेयर में टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो घटेगा, ठीक है ना। डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। मैंने अभी बताया था कि हमारी जितनी भी लेयर्स हैं उसमें जो अर्थ के पास जो नज़दीक वाली लेयर है वहाँ पर डेंसिटी हाईएस्ट रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होने लगेगी। मतलब अपनी एटमॉस्फेयर की जो ज़्यादातर गैस हैं वो पृथ्वी की सरफेस के आसपास ही पाई जाती हैं, लगभग 20-30 किलोमीटर की रेंज में ही पाई जाती हैं। मतलब अर्थ की सरफेस से 20-30 किलोमीटर की रेंज में ही 90% आपको एयर का वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। बाकी जगह पे डेंसिटी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। टेम्परेचर कंडीशन के आधार पर हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं। 5 लेयर्स में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर। अभी मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक आपको याद रखना है, टसम-टी, ठीक है। टा मतलब ट्रोपोस्फेयर, सा मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, मा मतलब मीजोस्फेयर, फिर टा मतलब थर्मोस्फेयर, और ई मतलब एग्जोस्फेयर। 5 लेयर्स का आपको ध्यान रखना है। ये सबसे पहली वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ध्यान रखना, मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, अपनी सारी की सारी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में आपको प्लेन्स उड़ते हैं यहाँ पर, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपको ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा। ओजोन लेयर जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक लेती है। और फिर इसके बाद आती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में आपको पता है मीटियोराइट्स, जो मीटियोर्स आते हैं वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। फिर थर्मोस्फेयर आती है जिसको हम आइनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। और थर्मोस्फेयर में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। थर्मोस्फेयर जो है इसमें आइनोस्फेयर है, और वो हेल्प करती है, हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। कम्युनिकेशन मतलब पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स जाती हैं वो थर्मोस्फेयर से वापस टकरा के आ जाती हैं, और इससे हमें कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। फिर इसके बाद अपनी एग्जोस्फेयर आती है, और एग्जोस्फेयर के बाद आपको स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंट लेयर्स हैं, मैंने बता दी हैं बार बार, अब तो बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई होंगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोस्फेयर की जो अपर लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। क्या बोलेंगे? ट्रोपोपोज। फिर स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, और स्ट्रेटोस्फेयर की जो अपर लिमिट है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। फिर मीजोस्फेयर आएगा, मीजोस्फेयर की जो अपर लिमिट है उसको बोलते हैं मीजोपोज। तो ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, जहाँ भी पोज लग रहा है मतलब वो अपर लिमिट है, ठीक है ना। तो एक एक करके सारी लेयर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे नीचे वाली लेयर है, हमने अभी देखा था। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है। एक्सटेंड रफली टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबव 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ध्यान देना, ये अपनी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, और ये है पोल्स आपके। तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है ना, ये बराबर नहीं है पृथ्वी पर। इसकी हाइट सबसे ज़्यादा तो है इक्वेटर पर। इक्वेटर पर तो
ट्रोपोस्फियर है, यह है 18 किलोमीटर तक, पृथ्वी की सरफेस से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक आपको ट्रोपोस्फियर देखने को मिलेगा। मगर जो पोलर एरियाज है वहाँ पर मात्र 8 किलोमीटर तक, मतलब बहुत अंतर है। ऐसा अंतर क्यों है? ऐसा अंतर इसलिए है क्योंकि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास क्या होता है, सन की रेज ज़्यादा पड़ती हैं और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे वर्टिकल कुछ एयर की करंट्स चलती हैं जिनको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो कन्वेक्शनल करंट की वजह से एयर थोड़ी कहाँ चली जाती है, थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। ऊपर चली जाती है तो इस एरिया में जो एटमॉस्फेयर है या जो थर्मल करंट्स है वो थोड़े ज़्यादा ऊपर तक पाई जाती हैं। यही इसका एक रीज़न है। तो यहाँ पे दे भी रखा है, देखो, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। जो हीट है उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाता है, किसके द्वारा? कन्वेक्शनल करंट। और कन्वेक्शनल करंट मैंने आपको बताया था, जो वर्टिकली मूव करे उनको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो कन्वेक्शनल करंट की वजह से हीट को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये कन्वेक्शनल करंट ज़्यादा चलती हैं कहाँ पर? इक्वेटर के आसपास। और इक्वेटर के आसपास ही क्यों चलती हैं? क्योंकि इक्वेटर पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, वाटर वेपर भी पाई जाती है। और जितनी भी मौसम की घटनाएं, आंधी तूफान, बिजली का कड़कना, बरसात होना, ये सारी की सारी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? ये ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ये एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में वेदर फिनोमिनन्स होते हैं, तो आपको बताना है ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। The temperature is in this layer is decreases at the rate of 1 degree for every 165 मीटर हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक रेट। मतलब क्या होता है एडियाबैटिक लाप्स रेट? जैसे जैसे मतलब ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे आप 165 किलोमीटर बढ़े, आप सोचो यहाँ से स्टार्ट किया आपने चलना, 165 मीटर आपने सफ़र तय किया ऊंचाई पर, ठीक है। यहाँ पर मान लो 20 डिग्री टेम्परेचर था, 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 19 डिग्री सेल्सियस। फिर और 165 मीटर ऊपर बढ़े तो टेम्परेचर 1 डिग्री और घट जाएगा, कितना रह जाएगा? 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का ये कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में आप 165 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ऊपर की तरफ तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं, अब मतलब जो लाइफ होती है हमारी, प्लांट्स और एनिमल्स जो ग्रो करते हैं, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ऊपर आपको लाइफ देखने को भी नहीं मिलेगी। द जोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपोज। मैंने अभी बताया था कि जैसे मान लो यहाँ से ट्रोपोस्फियर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एक बाउंड्री है और फिर यहाँ से स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होगा, तो जो बाउंड्री है जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, उसी को हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। क्या बोलेंगे? ट्रोपोपोज बोलेंगे। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपोज इज अबाउट -800 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री ओवर द पोल्स। ध्यान देना, जो जैसे ही हम कहाँ पर जाते हैं? ट्रोपोपोज पर जाते हैं, तो ट्रोपोपोज पर, इक्वेटर के पास जो ट्रोपोपोज है वहाँ पर तो टेम्परेचर रहता है -800 डिग्री सेल्सियस और पोल्स के अबव कितना रहता है? -45 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ भी ध्यान रखना। द टेम्परेचर इज हियर नियरली कॉन्स्टेंट एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड ट्रोपोपोज। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग कॉन्स्टेंट रहता है। इक्वेटर के आसपास आपको इतना देखने को मिलेगा, पोल्स के पास इतना देखने को मिलेगा, यही बना रहता है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। दूसरी लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जस्ट ऊपर पाई जाती है किसके? ट्रोपोपोज के। तो स्ट्रेटोस्फियर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपोज एंड एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। और कितनी किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है? 50 किलोमीटर तक की हाइट तक फैली हुई है। स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी लाइफ को शील्ड करती है, मतलब हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की ये प्रोटेक्शन करती है, किससे? हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटेंस एनर्जी। अब देखो, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर आ जाती हैं तो इससे जीव जंतुओं को और इंसानों को बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस रेज हैं। कई प्रकार की स्किन डिजीज फैला सकती हैं, कैंसर की जैसी बीमारियाँ फैला सकती हैं। तो उन सभी अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। और स्ट्रेटोस्फियर में ही ध्यान देना, स्ट्रेटोस्फियर में ही हवाई जहाज उड़ते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। एरोप्लेन्स इसमें उड़ते हैं, हवाई जहाज ऊपर रहते हैं और बादल नीचे रहते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जीवन में एक बार हवाई जहाज में घूमें और ये अद्भुत नज़ारा देखें कि आपके नीचे बादल और आप बादलों के ऊपर। तो हवाई जहाज भी इसी में उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वेदर फिनोमिनन्स नहीं होते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती है। तो अर्थ, ट्रोपोस्फियर, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में बीच में है ओजोन लेयर, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेती है? प्रोटेक्ट कर लेती है। और स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक
फैली हुई है। तीसरी लेयर है मीजोस्फीयर। कौन सी है? मीजोस्फीयर मतलब मिडिल वाली है। तो मीजोस्फीयर जस्ट स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाली है, जो कि 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लेयर में ध्यान रखना, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है। आप जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होने लगेगा और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है 80 किलोमीटर की हाइट पर। मतलब जो मैक्सिमम इसकी कितनी लिमिट है? 80 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर तक। ठीक है, तो 80 किलोमीटर तक ये फैली हुई है और 80 किलोमीटर पर जाते जाते टेम्परेचर कितना हो जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसकी जो अपर लिमिट है मीजोस्फीयर की, अपर लिमिट को बोलते हैं मीजोपोज। ध्यान देना, ट्रोपोस्फीयर की अपर लिमिट ट्रोपोपोज, मीजोस्फीयर की अपर लिमिट मीजोपोज, स्ट्रेटोस्फीयर की अपर लिमिट स्ट्रेटोपोज। इन तीनों के बारे में ध्यान रखना। फोर्थ लेयर है हमारी कौन सी? थर्मोस्फीयर, जिसको आइनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आइनोस्फीयर है ये लोकेटेड है 80 से 400 किलोमीटर अब दी मीजोपोज। मीजोपोज से ऊपर जो लेयर आएगी वो आइनोस्फीयर है या थर्मोस्फीयर है। तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है हमारा आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। इसको आइनोस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयंस पाए जाते हैं। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो आयंस पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइनोस्फीयर। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस एंड हेंस इट इज नोन एज आइनोस्फीयर। चूंकि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आयंस पाए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? आइनोस्फीयर बोलते हैं। और ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम दी अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू दी अर्थ बाई दिस लेयर। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ पर हेल्प करती है। तो यहाँ पर सपोज कोई व्यक्ति खड़ा है और बात कर रहा है, ठीक है, फ़ोन से बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से जैसे इसकी ये फ़ोन से जो बात कर रहा है ये इसके नज़दीक वाले टावर पर जाएगी रेज जो है, ठीक है, और फिर यहाँ से ये स्पेस में ऊपर की तरफ जाती हैं, फिर स्पेस से जो टकराते टकराते इसके फ़ोन तक पहुँच जाती हैं। मतलब हम जो बात करते हैं ना, बात करते हैं तो वो बात रेडियो वेव्स के थ्रू होती है। मान लो यहाँ से सिग्नल ऊपर जाएगा, ऊपर अब ये वापस भी तो आना चाहिए ना, तो ऊपर यहाँ पर आइनोस्फीयर है और आइनोस्फीयर ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट मतलब जाने वाली चीज़ों को वापस भेज देता है। और जब ये रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वापस, जैसे पृथ्वी से गई और पृथ्वी पर वापस आ गई, तो इससे क्या होता है? जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत जो करते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है हमें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है कौन सी? हमारी आइनोस्फीयर। टेम्परेचर भी यहाँ पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने लगता है यहाँ पर, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था ट्रोपोस्फीयर जहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं, फिर देखा स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं और इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है, और फिर मीजोस्फीयर जहाँ पर मीटियोराइट बर्न हो जाते हैं, बीच वाली लेयर है। फिर थर्मोस्फीयर जो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, और इसके ऊपर आती है एक्जोस्फीयर, और एक्जोस्फीयर मिल जाती है स्पेस से। ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर इज नोन एज एक्जोस्फेयर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। दिस इज द हाईएस्ट लेयर, सबसे ऊपर है तो इसलिए इसको हाईएस्ट लेयर बोलते हैं। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर बहुत सी लाइट गैसेस पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये गैसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये जो एक्जोस्फीयर है धीरे धीरे किससे मिल जाती है? स्पेस से मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने 5 की 5 लेयर्स के बारे में देखा। हमने देखा था सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर के बारे में, फिर देखा स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, फिर देखा मीजोस्फीयर के बारे में, फिर थर्मोस्फीयर के बारे में, और फिर देखा हमने एक्जोस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो ये लेयर्स कंप्लीट होती हैं। और लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। हमारी जो जलवायु होती है और जो मौसम होता है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, द मेन एलिमेंट्स ऑफ एटमोस्फेयर विच आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन दी अर्थ। अब ध्यान देना, हमारे क्लाइमेट के और वेदर के कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें हमारी ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हमें कौन प्रभावित करता है? हमें टेम्परेचर प्रभावित करता है, प्रेशर प्रभावित करता है, विंड्स प्रभावित करती हैं, ह्यूमिडिटी प्रभावित करती है, क्लाउड्स प्रभावित करते हैं, प्रेसिपिटेशन प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन लाइफ को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। और ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इनका लगातार चेंज होती रहती है, और जिसका प्रभाव हमारे आम लाइफ पर, ह्यूमन लाइफ पर, जीव जंतुओं पर पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लाइमेटोलॉजी चल रही है और क्लाइमेटोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। और बाकी चीज़ें हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो बस इसमें इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।